हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं 7 ओम अरिऊ के इंटरवल सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। आखिरकार उनका सच पता चल गया, लेकिन अभी यहाँ कर क्या रही है? पता नहीं, हो सकता है उन्हें फिर से कोई जरूरत आन पड़ी हो। अरविंद, उन्हें जरूरत तो है अरविंद की, पूरा रिसर्च उन पे है। मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ सकती। सुनिए, ये बहुत उदास है। जब से आपके घर से आया, इसे किसी चीज की होश ही नहीं है। 1 घंटे के लिए मेरे साथ चल सकते हो? हाँ, ऐसे ही प्यार में फंसाकर छोड़ दिया बेचारे को। हमारे अरविंद में क्या कमी है? बस अब चुप हो जाओ। प्लीज, सिर्फ 1 घंटे के लिए चलो मेरे साथ। ए अरविंद, तुझे जाना चाहिए। आप गाड़ी के पास जाइए, मैं इसे भेजता हूँ। ओह, इन्हें जा कहाँ पे रहे हैं? म्यूजियम, उसी म्यूजियम में जा रहे हो जहाँ पे वो लास्ट टाइम आए थे। यहाँ क्यों लेकर आई हो? आओ बताती हूँ। यहाँ रखी हुई हर चीज के पीछे एक कहानी है। हम लोग इस देश के सच्चे नागरिक नहीं हैं। हजारों हजारों साल पहले इस देश को वीरता और सभ्यता जिन्होंने सिखाई थी, वही सच्चे नागरिक हैं। ये म्यूजियम नहीं है अरविंद, इस देश के सच्चे नागरिकों की समाधि है। अगर मैं कहूँ कि आज की मॉडर्न साइंस की विद्या से वो लोग 500 साल आगे थे तो तुम विश्वास करोगे? साइंटिस्ट ने स्पेस रिसर्च से ये बताया है कि 9 ग्रह हैं। वो टेलीस्कोप से देखकर बता रहे हैं। लेकिन हमारे इस देश में आज से हजारों ये साल बात पहले सही। लोग मंदिरों में 9 ग्रहों की पूजा करते थे। हाँ, कैसे? ये सोचने वाली बात है। धरती का रेडियस 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कैसे बताया था? आज अगर बोलते हैं बारिश होगी तो धूप निकलती है, अगर कहते हैं धूप निकलेगी तो बारिश होती है। यही है मॉडर्न साइंस। लेकिन 20 साल बाद आने वाले अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में हम घर बैठे बैठे आज ही बता देते हैं। हाँ, वो कैसे? ये है हमारा साइंस। इस किताब को देखो। इस किताब का और मेरा धन्यवाद। कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस किताब के साथ संबंध है। पता है ये किताब किसने लिखी है? ग्रेट मास्टर बोधि धर्मन। जिन हमने इंट्रो में जो चीज देखी थी। एक भारतवासी, उन्हें दूसरा बुद्ध मानते थे। इस किताब में क्या है ये जानने से पहले तुम्हें कुछ और दिखाना है। रो मत बेटा, खाना खा लो। इन बच्चों को देखो, अब मुझे समझ में आ रहा है। इन सबको कैंसर है। मेडिकल साइंस 7-8 उस साल समय के बच्चों को कैंसर हो गया। इनकी क्या गलती हो सकती है? इतनी सी उम्र में इन्होंने ऐसा कोई नशा भी नहीं किया कि इन्हें कैंसर हो जाए। ये बच्चे मेंटली चैलेंज्ड हैं। दूसरे सभी बच्चे खुशी से स्कूल जाते हैं, पर सिर्फ ये जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जन्म से ही होता है। एक इंसान का डीएनए ही उसकी बीमारी या उसकी काबिलियत दोनों तय करता है। हमारे शरीर के हर एक सेल में वो डीएनए होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो मुझे मेरे पूर्वजों से उनकी बीमारी या काबिलियत भी मिल सकती है, जैसे हार्ट अटैक, घुटनों का दर्द, डायबिटीज। इन बच्चों को हुई ये खतरनाक बीमारी, इन सब का कारण खानदानी डीएनए हो सकता है। ऐसी बीमारी जो खानदानी है, इसका इलाज हम डीएनए से ठीक कर सकते हैं। यही मेरी रिसर्च है। अरे हाँ, एक और खास बात, इस रिसर्च से गुणों और काबिलियत को भी आसानी से वापस लाया जा सकता है। एक चित्रकार और एक वीर पुरुष के वंशजों के डीएनए में वो काबिलियत अभी भी होगी। उस डीएनए को ट्रिगर करके हम उस काबिलियत को ये वापस ये चीज़- था ला इनका सकते हैं। रिसर्च। इसी के बारे में बोधि धर्मन ने 1600 साल पहले उस किताब में लिखा है। 1600 साल पहले लिखी किताब में डीएनए रिसर्च के बारे में लिखा है? पता है, इन सबको हमें भगवान नहीं मानकर एक साइंटिस्ट मानना चाहिए।
अभी 2 साल पहले की बात है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोधि धर्मन के कब्र की खुदाई वो तो उनके वो हाँ बोन्स भी तो की। ये मिले। देखो, कब्र से मिले बोधि धर्मन के स्केलेटन, बाल और दांतों से रिसर्चर्स को उनके डीएनए का सैंपल मिला। ये मैंने इंटरनेट पर देखा था। इसीलिए इनके ब्लड सैंपल्स लिए गए होंगे। ये है बोधि धर्मन का डीएनए। बोधि धर्मन के वंश के लोग, यानी तुम्हारे रिश्तेदार, आज भी कांचीपुरम के पास रहते हैं, ऐसा मुझे पता चला। और फिर मैं उनसे मिलने अच्छा, गई। हाँ। जब वो गई थी 1.5 साल 1.5 साल पहले। पहले 2 साल पहले उनको स्केलेटन मिला था। उनकी टीम ही गई थी। बोधि धर्मन का डीएनए पैटर्न तुम्हारे किसी रिश्तेदार से मैच करेगा, ये सोचकर मैंने उन सबका ब्लड टेस्ट किया। उस दौरान मैं तुम्हारे चाचा के घर भी गई। पर वहां कुछ देखकर मैं हैरान हो गई। दीवार पर लगी तुम्हारी फोटो बिल्कुल बोधि धर्मन जैसी लग रही थी। फिर तुम्हारे एक हेयर ब्रश से मुझे तुम्हारे कुछ बाल मिले। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारा डीएनए पैटर्न बोधि धर्मन के डीएनए पैटर्न से 83% 83% ये मैच हो रहा बहुत था। बड़ा नंबर होता है। बस तभी से मैं तुम्हें ढूंढने लगी। सर्कस में चोट लगने से जब तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो मेरी रिसर्च की सारी जरूरत की चीजें मैंने डॉक्टर से ले ली। बोधि धर्मन के गुण मुझे तुम्हारे डीएनए में मिले। इसे जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। उस डीएनए को ट्रिगर करने से बोधि धर्मन की काबिलियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। यस, 1600 साल पहले जो बोधि धर्मन जिंदा थे, उनकी सारी काबिलियत को अब हम वापस ला सकते हैं। लेकिन उनकी काबिलियत आज कैसे इस्तेमाल होगी? बोधि धर्मन बहुत बड़े वैद्य थे। हमारे देश के लगभग हर जंगल में हजारों बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनकी दी गई जानकारी समय समय पर नष्ट होती गई। बोधि धर्मन को हर एक पत्ते का गुण और जड़ की पहचान थी। इस जानकारी से पूरे विश्व का फायदा होगा, पर ये सब मुमकिन हो सकता है अगर तुम राजी हो जाओ। मुझे क्या करना? वाओ, फाइनली वो मान गए। हाँ तो अभी चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। ओ भाई साहब, उनकी भी एंट्री हो गई। चलो ये चीज अच्छी है कि एटलीस्ट उनको पता चल गया कि वो है कौन और किसके वंशज हैं। तो ये वही दिन है जब उन्हें कहा गया था कि तुम्हें आज ही निकलना होगा। प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे। स्ट्रेट पे क्यों आ गया? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इस पे चला गया। कुत्ते को इंजेक्शन लगा रहे क्या? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन क्यों? एक्सरे स्कैनर टाइप चीज है वो। ये उधर क्या करा रहे? ये तुम कोई पूछता मैं? ओ कितना सही एनिमेशन था। यार ये गुरखा है क्या रे तू? कौन है तू? क्या करता है इधर? चलो। भरोसा नहीं है यार, क्या करें? देखा है रे बग? सुई, दवाई, ग्लव्स, पेटी. साहिब, फक्त हड्डी दिसते. हाँ। कौन रे तू?
वो शाओलिन के है ना। हाँ, भाई साहब, और बोधि धर्मन के ही शिष्य ही हुए। हाँ, सिखाई कला का गलत उपयोग किया जा रहा है। उनकी फाइटिंग स्टाइल कितनी नहीं, अलग नहीं, है यार। अरे यार, फिर तो बोधि धर्मन की वापसी होना बहुत जरूरी है। और भी लोग आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है इनके मैच के भी हैं। अब हिप्नोटाइज भी तो कर सकेंगे ना। हाँ, ओ, उन्हें कुछ करना भी नहीं मुझे पड़ा। लगे रहा था कि ये वाली जो टेक्निक है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। ऑपरेशन रेड की सक्सेसफुल शुरुआत हो चुकी है। क्या कोई मरा? 9 पुलिस वाले। वो लड़की कब मरेगी? सुधा। उसे मैं कल मार दूंगा। बोधि धर्मन दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। बोधि धर्मन का वजूद ही मिट जाएगा। आर्ट्स लेके उन्हीं को मारने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स अरविंद, थैंक्स किस लिए? तुम इस रिसर्च के लिए राजी हुई इसलिए। आज जो मीटिंग होने वाली है वो 3 साल से मेरा सपना है। तो तुम 3 साल से कोशिश कर रही हो? 3 साल पहले तो मैंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था। बहुत रेफरेंसेस जमा करके थियोरी भी कर चुकी हूँ। अमेरिका, चाइना और कनाडा में थीसिस भी भेजी थी। इसकी वजह पर से कहीं से शायद कोई उनको response ट्रेस नहीं किया आया। जा रहा है। क्या तुम वो इंडिया में नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, पर जिंदा इंसान की रिसर्च करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। इसलिए ये मीटिंग रखी है। आज सब बड़े साइंटिस्ट आए हैं, लेकिन मैं ही इस रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखो, इस तरह के रिसर्चेस द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, थियोरेटिकली तुम्हारी रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू। देखते हैं बाकी के साइंटिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ये प्रोफेसर रविंद्रनाथ त्यागी हैं। दुनिया के सभी साइंटिस्ट के साथ इनका कनेक्शन है, मुझे काफी इनकरेज करते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि मेरी डीएनए रिसर्च है इम्यूनिटी को डेवलप करना हेरिडिटरी डिजीजेस के खिलाफ। थैंक यू। नेक्स्ट सुधा चतुर्वेदी। I'm Sudha Chaturvedi. I'd like to thank everyone for this wonderful opportunity today. I'm pursuing genetic engineering. Even school kids conduct genetic researches nowadays. My research is based on genetic disorders and genetic memory. मैं भारत के विकास और खोज के बहुत सारे उदाहरण देना चाहती हूँ। इसलिए क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? बहुत सारे लोगों के लिए दूसरे बुद्ध कहलाने वाले बोधि धर्मन 6th सेंचुरी में जीवित थे। आत्म सुरक्षा और चिकित्सा पद्धति दोनों में भी वो बहुत गुणवान थे। बोधि धर्मन के वंशजों के डीएनए की जांच करने पर अरविंद नाम के एक शख्स का डीएनए बोधि धर्मन के डीएनए से 83% मैच हुआ। इस जेनेटिक मेमोरी को एक्टिवेट करना ही मेरी रिसर्च है। तुम्हारी रिसर्च तो बहुत एडवांस है। अमेरिका ने इस पर अभी सोचना ही शुरू किया है। नहीं सर, बोधि धर्मन ने उस किताब में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हिंदी किताब पढ़ के जेनेटिक रिसर्च नहीं कर सकते। वो किताब हिंदी में है, बस इसी कारण से उसे बेकार मानना क्या और सही ये होगा सर? अमेरिका से नेल्सन, कई ये तो साल आजकल पहले का फैशन हो गया। हमारे जहाँ भी बुक्स में देखो लिखा बस हुआ है। हिंदी हिंदी ही बोलो। सुनिए, 800 साल पहले आई हुई इंग्लिश आपके लिए अहम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए उससे पहले आई हुई हिंदी ही हमेशा अहम रहेगी। इस दुनिया में बंदर 10 लाख साल पहले आए थे और मनुष्य सिर्फ 2 लाख साल पहले। तो क्या अब बंदर मनुष्य से बड़ा हो गया? तुम्हारी हिंदी बंदर के जैसी हिंदी की है। जगह हाँ, पुरानी तमिल तो है, होगा। हाँ, लेकिन मुझे भी किसी यही काम लग की रहा नहीं है। है। तो तमिल एक्चुअली वर्ड होगा यहाँ पे। सुधा प्लीज। उन्होंने एक बार और हिंदी भाषा को बंदर कहा तो उनका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ सब लोग हिंदी जानते हैं, तो उस आदमी को हिंदी का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? तेरे दादाजी का गांव तो अलीबाग था ना, तो जर्मनी में सेटल होने से तो हिंदी भूल गया क्या? सिर्फ इंग्लिश में बात करूं तो आप लोग विश्वास कर लो, हिंदी में बोलूं तो मेरा मजाक उड़ाओगे। अब यंगस्टर्स का यहाँ कोई चांस ही नहीं है। रिजर्वेशन, रिकमेंडेशन, करप्शन, इसीलिए काबिल लोग विदेश जाकर काम करते हैं। पहले अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमसे गुलामी करवाई, आज हम वहाँ जाकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? इसलिए यंगस्टर्स को नहीं बुलाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा बहुत था। सही। उनका दिमाग ही खराब कर दिया है इन लोगों ने। ये लड़की क्या कहती है? मुंह तोड़ दूंगी।
क्या हुआ सुधा? इंडियन होने के कारण विदेश में इज्जत नहीं देते हैं, हिंदी बोलने के कारण इंडिया में इज्जत नहीं देते हैं। क्या कहा उन्होंने? वो लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपका असाइनमेंट हमने कल ही पढ़ा। रियली फैंटास्टिक स्टफ। सक्सेस यकीनन मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आप अमेरिका चले जाइए। सुनो, तुम्हारे कहने पर भी वो लोग नहीं मानेंगे क्या? सॉरी सर, हमने कुछ कहा तो वो हमारे मार्क्स काट लेंगे। मतलब ये हमारा नंबर है, अगर रिसर्च में किसी मदद की जरूरत हो प्लीज कॉल अस। तो अब हम क्या करेंगे? इनके सपोर्ट के बिना हम इंडिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। सुधा चतुर्वेदी आप ही हैं? हाँ, मैं ही सुधा हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आ, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन अब चलिए। क्या करोगे? पुलिस? क्या मैं भी चल सकता हूँ? आप भी चल सकते हैं, आइए। इसे पहचानती हैं आप? संतोष, ये तो मेरा पड़ोसी है, पर इसे यहाँ क्यों? इसने अपने बाप को मार दिया गला काट के। ये हादसा हुआ है आपके दरवाजे के सामने। अब ये बार बार कह रहा है कोई चाइनीज आदमी आपको मारना चाहता है, ओह। पूछिए इससे। और तो वो इंसान संतोष, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया दीदी। कुछ आवाज सुनकर पिताजी गए। आपके दरवाजे का ताला कोई चाइनीज आदमी खोल रहा था। पिताजी ने उस चाइनीज आदमी से पूछा तो उसने पिताजी का गला काट दिया। मुझे लगता है वो आपको मारने आया था दीदी। लेकिन बस क्यों? यही बात हाँ दोहराया जा मतलब रहा है। हाँ, वो तो इनके पीछे है ही। अरे हाँ, वो उनको मारने आए थे ना। सिग्नल जैमर रखा था। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, ये तो पुलिस स्टेशन। यही है, यही है भाई वो, साहब। यही है वो दीदी। तो आगे बढ़िए। दीदी अब पुलिस आ जाइए, स्टेशन में एंटर अब आ कर रहा है। जाइए। क्या वो मार डालेगा दीदी? हिप्नोटाइज। जामर लगा दिया। ओह। पहले कितने पुलिस वालों को मार दिया और अब फिर से। ये सही किया उसने, क्योंकि वो उसको मार डालता था यहाँ पे। चलो जल्दी चलो। बहुत क्लोज टाइमिंग था वो। उनके खुद के पसीने छूट रहे। ये तो पता ही था हमें कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो कहाँ गया? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। फिर से एक बार बच गए वहां पे। ओह शिट, शायद उसको दिख गया वो कहा जा रहा है। बार बार बच रहे हो। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? शायद उसके हार्ड डिस्क को लेके जा रहे हैं। उसने बस एक बार देखा और पुलिस वाला गोली मारने लगा। है कौन वो? जब उस लड़के ने बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या है ये? वो हिप्नोटिज्म है। ये कला भी इंडिया से ही बाहर गई है। क्या कुछ नहीं था हमारे। सच में। लेकिन वो चाइना से यहाँ आया क्यों है? और वो मुझे क्यों मारना चाहता है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऑटो घुमा लो, उसे फॉलो कर दे। ओह। ऑटो घुमा लो। अरविंद, क्या कर रहे हो? अभी तो हम उससे बचकर भागे हैं। वो कहाँ से आया है, क्यों लोगों को मार रहा है, कुछ नहीं पता। कुछ तो पता लगाएंगे। तुम ऑटो घुमाओ। ये सही लगा। चलो जल्दी करो। मेरी बात सुनो अरविंद। अरविंद, बहुत बड़ा रिस्क है ये। क्योंकि अगर उसके पीछे जाएंगे तभी उसके बारे में पता चलेगा। ये उन दोनों को ढूंढते हुए उनके पीछे जा रहा है। वो दोनों इसके पीछे। देखा, वो जा रहा है। उस गाड़ी को फॉलो करो, जल्दी करो। उसको कैसे थॉट follow कर मुझे भी पाएंगे? समझ में नहीं आ रहा है।
उसने पहले अपना ऑटो बंद कर लिया ताकि आवाज ना दे। यहाँ कोई तो रहता है जो इसकी मदद कर रहा है। तो उनके प्रोफेसर थे, अभी हाँ। थोड़ी देर पहले उनसे बात की थी ना। एग्जैक्टली वो म्यूजियम के अंदर थे शायद वो। ये तो वही हाँ, प्रोफेसर है। हाँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले हाँ समझ में आ गया मुझे, उनके प्रोफेसर ही है वो। ये खुद ही अरविंद, अंदर आ जा, घर के अंदर कोई नहीं है। यहाँ घर है प्रोफेसर का या किसी फिल्म स्टार का? ओके, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, उससे पहले हमें ढूंढना होगा। पर ढूंढना क्या है वो तो बताओ। उस चाइनीज और प्रोफेसर के बीच क्या है ये ढूंढना है। हाँ। अगर कोई छोटी सी भी चीज अजीब लगे तो वो मुझे हर बताना। एक चीज बताती अपने रिसर्च के बारे में उस प्रोफेसर को, तो ऑब्वियस है वो इसलिए डायरेक्ट बता हाँ वो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। कंप्यूटर। पासवर्ड भी साइन में है। अरविंद, कचरा का डिब्बा। अरविंद, मैं टेंशन में हूँ कि वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कोई अजीब चीज ढूंढो और तुम डस्टबिन में क्या ढूंढ रहे हो? किसी आदमी की अच्छी बातें जाननी हो तो उसकी किताबों को देखो, और अगर बुरी बातें जाननी हो वाह। तो सही है। कचरे के डिब्बे में देखो। यही बात तो माननी पड़ेगी। ओह, ट्रैश में ही काम का मेल मिला। ऑपरेशन रेड एग्जैक्टली। ऑपरेशन रेड के नाम से चाइना वाले इंडिया में कुछ करने वाले हैं, और उसके लिए उन्होंने डोंग ली नाम के एक आदमी को भेजा है। मतलब ये चाइनीज आदमी ही डोंग ली है। हम्म, पर प्रोफेसर के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? वायर ट्रांसफॉर्मेशन कितनी बड़ी अमाउंट है वो भाई साहब। उन्होंने प्रोफेसर के अकाउंट में 300 करोड़ रुपए डाले हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती ये है। मेल मैं खुद को फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये तो कुछ बड़ा गेम लगता है। हाँ, कल ही प्रोफेसर को कॉलेज में मिलते हैं, जब इस मेल के बारे में बताएंगे ना तो सब कुछ बक देगा। वन सेक। वही है। कौन वो? सुधा, बात करो उससे। हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या मैं कल आपको डिपार्टमेंट में मिल सकती हूँ? क्या ये तुम्हारे? हाँ सर, उसी रिसर्च के बारे में बात करनी है। एक मिनट सुधा, वो कल मुझसे मेरे डिपार्टमेंट में मिलना चाहती है। उससे आइडिया ले रहा है। उसे हमारी तलाश जो है, कहेगा डिपार्टमेंट में मत आना, किसी पब्लिक प्लेस में आकर मिलना। सुधा, क्या हम कल लोखंडवाला सर्कल वैसा पर मिल ही सकते हैं? हुआ। डिपार्टमेंट मत आओ, वहाँ हम किसी कॉफी शॉप में बैठकर बात करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। कल 9 बजे लोखंडवाला सर्कल मिलने के लिए बोला है, किसी कॉफी शॉप में। देखते हैं कौन किसके जाल में फंसता है। जबरदस्त। तो दोस्तों 7 अरिवू के इस पार्ट में बहुत सारी चीज़ें जो है अभी खुलना शुरू हो गई है। अब तक हम समझ रहे थे दोस्तों कि श्रुति हसन का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं विलन के लिए काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने जेनेटिकल स्टडीज़ के लिए उनका यूज़ नहीं बोल सकते हम, वो उनका एक सब्जेक्ट होता है जिस पे उनको रिसर्च करना होता है, ताकि वो अपने इंडिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर कर सके, जो कि बोधि धर्मन ने काफ़ी साल पहले की थी। मतलब बोधि धर्मन ने जो भी रिसर्च किए थे, उनका जो भी ज्ञान था, उनके जो भी क्वालिटीज़ है, वो कहीं ना कहीं सुधा जो है अरविंद में उनका डीएनए ट्रिगर करके एक्टिवेट करके उनकी सारी क्वालिटीज़ अरविंद में लाना चाहती है। और यही सिंपल सी बात जो थी वो अब उन्हें अरविंद को समझाती है कि मैं कुछ बुरा नहीं करना चाहती थी, बस तुम्हारे ऊपर एक रिसर्च होना था जो मैं करना चाहती हूँ। और ये बात अब कहीं ना कहीं अरविंद को समझ में भी आ गई और वो राज़ी हो गए हैं उनके रिसर्च में हेल्प करने के लिए। बिल्कुल। और दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जो एंशंट इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बताई गई है, जहाँ
जहाँ पे हमारा साइंस आज के साइंस से कितना आगे था। उन्होंने कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें बताई है, जैसे कि हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बोल सकते हैं, टाइम बोल सकते हैं, प्रिडिक्शन बोल सकते हैं। नौ तो ग्रह का वो जो हाँ, जो एग्जांपल दिया एग्जाम्पल दिया था, तो ऐसी सारी चीज़ें जो थी वो तब से लेकर अब तक अभी तक हमारे हिसाब से मॉडर्न ही है, वो कितने आगे थी। तो ये कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंस है वो समझाया गया है। और दोस्तों मुझे एक सीन जिसमें श्रुति हसन जो है वहाँ पे साइंटिस्ट लोगों के साथ बातें कर रही होती है, मुझे लगता है कि वहाँ पे हिंदी नहीं था, तमिल ये हाँ, शब्द तमिल, यूज किया गया था। obviously है। तो तमिल जो है वो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज बोली जाती है। जो बोधिधर्मन ने उस बुक में लिखा था वो कहीं ना कहीं तमिल में ही लिखा गया था। तो इस वजह से दोस्तों तमिल का रेलेवेंस कितना बढ़ जाता है, तो ये इस सीन में समझ में आता है। और वहाँ पे जो वो जो सीन दिखाया गया है उसमें सब लोग अपने ही देश में जो है, जो एग्जिस्ट करता है कई सालों पहले से, वो ही ज्ञान अब अगर दूसरे देश वाले हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं तो हमें वो सुपेरियर लगता है। Exactly. और हम जो इतने सालों से वो बातें वो चीज़ें करते आ रहे हैं तो हमें वो कहीं ना कहीं कम लगता है। और वो सीन हमें वो डिस्क्राइब करता है कि हम मतलब वो लोग कैसे बात करते हैं उसके Exactly. उस रिसर्च पर, उनको उनके उसकी बातें अच्छे से सुनते भी नहीं है वो। एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं वो चाइनीज जो पर्सन है वो सुधा के पीछे लग चुका है। हाँ। और उसमें सुधा के जो लेक्चरर होते हैं उनका भी हाथ उसमें है। वो और तो कितनी बड़ी रैंसम जो है उनको ट्रांसफर की जाती है उस समय। तो उससे पता चलता है दोस्तों कि ये बहुत बड़ा प्लान है। तो हमें अभी तक नहीं पता कि आगे और क्या चीज़ें होने वाली है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों 7 अरिवू के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।